Hello friends, welcome to another session of our PYQ discussion. We are covering polity PYQs of 30 years and this is the lecture number 15, and today we will complete 150 question of polity. And as you know, in this DMP series what we are doing, हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, एलिमिनेशन ट्रिक्स और एप्टीट्यूड डेवलपमेंट और ट्रैप्स एंड हैक्स जो भी एग्जामिनर के द्वारा सेट किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिटेल में देख रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, इस डिस्कशन को देखने से पहले आप खुद से भी ये 10 क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, तब आपका और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जवाहरलाल नेहरू was in his fourth term as the Prime Minister of India at the time of his death. Second, Jawaharlal Nehru represented Raebareli constituency as a member of parliament. Third, the first non-Congress Prime Minister of India assumed the office in the year 1977. अब ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस अब जनरली कम पूछती है, लाइक वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, क्योंकि ये कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया और इतनी डिटेल को याद रखना पॉसिबल नहीं रहता एग्जामिनेशन के अंदर। सो हम ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ऐसा नहीं है कि हम हर किसी एमपी की एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी याद करने लग जाएं, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट अब इसमें देख लेते हैं, हमें सॉल्यूशन तो करना ही है। देखिए, जब हम बात करते हैं ना जवाहरलाल नेहरू की, तो ये फोर्थ टर्म प्राइम मिनिस्टर बने थे अपनी डेथ से पहले, समझ गए। तो ये स्टार्ट हुआ था इनका पीरियड 1947 से, फिर 52 तक रहा पहला, दूसरा 1952 से लेकर के 57 तक रहा था, फिर 1957 से लेकर के ये रहा था 62 तक, और फिर 1962 से 64 तक। अब ये बहुत फैक्चुअल है, इसकी कोई नीड है नहीं, समझ गए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंट रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ भी ये गड़बड़ है। जवाहरलाल नेहरू रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये करते थे कौन सी, ये करते थे फूलपुर, फूलपुर फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि इलाहाबाद के पास में थी। और रायबरेली, रायबरेली को करते थे राजीव गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी। अब बचे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी कैसा करते थे, अमेठी को, इनका भी लिख लेते हैं राजीव गांधी अमेठी, ठीक है। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, नॉन कांग्रेस जो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते, एज्यूम्ड द ऑफिस इन 1977, ये बिल्कुल सही है। और कौन बने थे 1997 में प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो कि जनता पार्टी से रिलेटेड थे, देसाई जनता पार्टी से रिलेटेड थे। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है, और इसका राइट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1997 में पूछा था। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए जनरली हम ये नहीं पढ़ते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हुआ था। आप इसका ट्राई कीजिए। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस, अगर प्राइम मिनिस्टर ओनली अपर हाउस को बिलोंग करते हैं तब क्या होगा। फर्स्ट, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन के, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो वो वोट करने के एबल नहीं होंगे अगर वो अपर हाउस के मेंबर हैं तो। सेकंड, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, क्या वो लोअर हाउस में बजट पर स्पीक नहीं दे सकते। थर्ड, ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस,
जब वो अपर हाउस के मेंबर हैं तो क्या वो स्टेटमेंट ओनली अपर हाउस में दे सकते हैं? एंड डी, ही वाज टू कम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn इन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस को बिलोंग करता है तब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपना फेवर नहीं दे सकता। इसका राइट आंसर था ए। ए इज द राइट आंसर। अब ये 1997 में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये यूनिक क्वेश्चन है, हमें याद रखना है, ओके, ताकि हमारा अगर किसी भी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तब हम उसको ईजिली कर पाए। बाकी ये भी, ही विल नॉट स्पीक, नहीं स्पीक तो कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर भी बजट में स्पीक में पार्टिसिपेशन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि ओनली अपर हाउस में स्टेटमेंट दे सकते हैं, नहीं। और ही वाज टू मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, जब अपर हाउस के मेंबर हैं ऑलरेडी तो लोअर हाउस की लोअर हाउस के मेंबर बनने की नीड नहीं है। किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट। ये भी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पुराना है। तो इसमें ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज कौन सी हैं। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी ये है कि इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली अमोंग द मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या वो मिनिस्टर को चूज कर सकता है केवल दोनों हाउसेस के मेंबर्स से, कहीं और से वो नहीं चूज कर सकता, ऐसा स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड, कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या वो कैबिनेट को चूज कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसल्ट करने के बाद में। या सी, ही हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। क्या उसकी फुल डिस्क्रिशन है पर्सन को चूज करने में, और कौन से पर्सन जो कि मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उसकी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होंगे उन पर्सन को चूज करने में प्राइम मिनिस्टर की फुल डिस्क्रिशन है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एंड डी, हैज ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट। इसमें लिमिटेड पावर की बात कर रहा है। बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड प्राइम प्रेसिडेंट, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। प्रेसिडेंट तो ओनली उनको अपॉइंट करता है, और किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर की। तो ये डी हमारा गलत। अब ए देखते हैं, इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम द हाउस। ऐसा नहीं है, किसी भी पर्सन को वो अगर मेंबर बनाना चाहे, मिनिस्टर बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 6 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेंबर ओनली राज्यसभा या लोकसभा से होना चाहिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बी, कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से क्यों कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट को तो उल्टा एडवाइस करता है, कि प्रेसिडेंट एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट फिर उस एडवाइस के बिहाफ पर अपॉइंट करता है। तो बी भी यहाँ पर रॉन्ग है। और हमारा सी, उसके पास फुल डिस्क्रिप्शन है। इस वर्ड को बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि उसके पास फुल डिस्क्रिप्शन है। जी हाँ, उसके पास फुल डिस्क्रिप्शन है कि वो ऐसे पर्सन्स को चूज कर सकता है जो मिनिस्टर्स बनेंगे। ओके, ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चंस PYQ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्लियामेंट चैप्टर, पार्लियामेंट। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, पार्लियामेंट चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस का 2024 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 7 इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2025 के PYQ की मैं वीडियो डाल दूंगा पॉलिटी की, अभी वो हम कवर कर लेंगे बाद में, पहले उससे पहले देखते हैं। इसकी वीडियो मैं कभी भी यहाँ पर डाल दूंगा जब हमारी सारी PYQs रहेंगे, या फिर उससे पहले भी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो पार्लियामेंट हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक एक वर्ड बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यहाँ स्वैप होता है कि प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर की जगह प्रेसिडेंट, इस तरीके से। तो हमें हर वर्ड को बहुत ध्यान से फुल फोकस के साथ में पढ़ना है, घबराना नहीं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए हो सकता है यहाँ पर ट्रैक हो, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर
lays the annual financial statement before both the houses of parliament? क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेस डाउन करता है किसके सामने? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की हर हाल में ज़रूरत है किसी भी डिमांड को, किसी भी ग्रांट को करने के लिए? समझ गए? तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर में दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन करता है। और ये क्या होता है? एस्टिमेट होता है रिसीट का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो होता है वो किसके बिहाफ पर? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर लेस डाउन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, यहाँ पर प्रेसिडेंट था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं बन सकती किसकी? बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट की। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है। अब इसका हमें आर्टिकल यहाँ पर ध्यान रखना है, और उस आर्टिकल का नंबर है 113 क्लोज 3। ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है कि नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हर हाल में चाहिए, बट इस क्वेश्चन में है एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि यूपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था। अब यूपीएससी आंसर देता है, वर्डिक्ट नहीं देता है, इसीलिए इसका आंसर सी ही हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर यूपीएससी ने सही किया है। अब पता नहीं किस बेस पर ये सही किया है, जैसा आंसर यूपीएससी ने दिया हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर आपको कुछ भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसका देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statement। स्पीकर से क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, ये बोल रहा है कि while any resolution for removal of the speaker the Lok Sabha is under consideration, कि जब स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन हो, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के रेजोल्यूशन का रिमूवल का रेजोल्यूशन हो, तब क्या होता है? स्पीकर के पास कौन सी पावर रहती है और कौन सी नहीं रहती, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए ऑप्शन को एक बार देखिए। फर्स्ट मतलब एक सही है, एक दो, दो तीन, या फिर एक दो तीन, तीनों सही है यहाँ पर। तो अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, पहले हम रॉन्ग देखते हैं कौन सा है। अगर रेजोल्यूशन उसके रिमूवल का है, अब इसमें बोला ही शैल नॉट प्रेसाइड, ऑब्वियसली बात है कि वो प्रेसाइड तो नहीं करेगा। ठीक है, उसी के रिमूवल का अगर रेजोल्यूशन है तो प्रेसाइड कैसे कर सकता है? फिर तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, बायसनेस वहाँ पर आ सकती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है तो हमारा सी यहाँ पर चला गया। सेकंड, ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। राइट टू स्पीक ये कैसे नहीं हो सकता है? राइट टू स्पीक तो रहेगा ना, चाहे रेजोल्यूशन उसके रिमूवल का हो या फिर किसी भी मेंबर का हो, कैसा भी हो, राइट टू स्पीक का राइट तो हर किसी को है ना, मेंबर के, पार्लियामेंट के हर मेंबर को है। तो ये तो नहीं हो सकता है कि यार उसको राइट टू स्पीक ही ना हो। अगर हम सेकंड को रॉन्ग मानते हैं तो सी तो हमने कट कर दिया था, ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया, आंसर हमारा ए आ गया। हम थर्ड स्टेटमेंट, अगर हम इतने कॉन्फिडेंट है एग्जाम के अंदर, थर्ड स्टेटमेंट को हम देखेंगे नहीं, बस सिर्फ एक बार ऊपर से देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। he shall be not be he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance। ठीक है, कि बस कि उसको वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा रेजोल्यूशन के पहले इंस्टांस में। तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, समझ गए?
कि वो पहले रेजोल्यूशन में नहीं दे सकता। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमने 3 तो कट ही कर दिए थे ना। अरे, ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू वोट इन द रिजोल्यूशन फर्स्ट इंस्टांस, ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस में तो वोट कर सकता है वो, एक इंस्टांस में नहीं कर सकता जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो। समझ गए, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है तब वो वोट्स नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गई और फिर उसने वोट कर दिया, फिर तो उसका जो मुकदमा है वो तो हो ही जाएगा ना सीधा, वो तो सही हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इंस्टांस में वो वोट कर सकता है अपने रेजोल्यूशन के, कि हो सकता है कि हाँ किस बेसिस पर मेरा रेजोल्यूशन हो रहा है रिमूवल का, अपनी बात वहाँ पर रख सकता है पहले इंस्टांस में। तो इसलिए थर्ड यहाँ पर रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट था बस। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान हमें देना है कि जब हम बात करते हैं ना स्पीकर के रिमूवल की और वो प्रिसाइड नहीं करेगा, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है, मतलब आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये है 96 आर्टिकल में, ये भी हमें ध्यान रखना। ओके, बस इसमें इतना ही हमें ध्यान देना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए 3 स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं किस तरीके के दिए। अच्छा, मैक्सिमम 2 सही और मिनिमम 1 सही। चलिए अब पढ़ते हैं। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। कोई बिल लोकसभा में अगर पेंडिंग है तो जब वो लोकसभा डिसोल्यूशन होगा तो वो लैप्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक सीधा सा सिंपल इसका फंडा ये है कि अगर लोकसभा के अंदर या लोकसभा से पास हुआ हो और पेंडिंग हो, ठीक है, तब वो लैप्स हो जाता है। ए बिल पास्ड बाय लोकसभा, यहाँ पर देखिए लोकसभा की जैसे ही छत्र छाया पड़ेगी ना बिल पर, वो लैप्स हो जाएगा। ए बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। पास तो हो गया लोकसभा के द्वारा लेकिन पेंडिंग अब राज्यसभा में, तो लैप्स तो कर जाएगा वो जब उसका डिसोल्यूशन होगा। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड, अ बिल, अब फर्स्ट और सेकंड हमने मान ली, फर्स्ट और सेकंड एक ही ऑप्शन में दिए, थर्ड को अगर नहीं भी पढ़े ना अपने, अगर 2 में हम कॉन्फिडेंट हैं तब हम सीधे बी मार्क के आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अ बिल, इसलिए ऑप्शन देखने जरूरी होते हैं अगर हमें टाइम सेव करना है अपना। तो टेस्ट सीरीज से ये क्वेश्चन कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, इसलिए टॉपर्स अक्सर बोलते हैं कि पीवाईक्यूज को हमें करना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज का जो मेथड है वो डिफरेंट है। टेस्ट सीरीज में आप ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज में स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज को राइट मान लेते हैं, लेकिन उसके बेसिस पर हम एग्जाम में नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर ऐसा स्टेडली इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाती हैं अक्सर। ये हमें ध्यान रखना है। A bill in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting। मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट बिल के रिगार्ड में क्या कर देता है, नोटिफिकेशन दे देता है कि वो ज्वाइंट सिटिंग होगी, तब क्या वो लैप्स कर जाता है? इसमें बोल रहा है कि लैप्स कर जाता है ऑन द डिसोल्यूशन। ये हमें ध्यान रखना, जब प्रेसिडेंट नोटिफाइड कर देता है ना ज्वाइंट सिटिंग को, तब वो लैप्स नहीं होता है। इसमें बोल रहा है कि लैप्स, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और हमारा राइट आंसर आ गया बी। ओके, अच्छा, अब हमने देखा कि जो लैप्स की बात चलती है ना, ये आर्टिकल हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 107 क्लोज 5, इस आर्टिकल में सारा लैप्स का जो भी सिस्टम है इसमें मेंशन रहता है। अब एक लिस्ट सी हम बना लेते हैं कि किस केस में लैप्स होता है और किस केस में लैप्स नहीं होता। सबसे पहले लैप्स की बात करते हैं। लैप्स किस में हो जाएगा? देखिए, लैप्स कब होगा? जब पेंडिंग इन द लोकसभा में, ये तो हमने देख लिया, कोई बिल पेंडिंग है इन द लोकसभा। दूसरा, बिल पास्ड बाय लोकसभा लेकिन पेंडिंग राज्यसभा, जो दूसरे स्टेटमेंट में था कि भाई पास्ड बाय लोकसभा और पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स हो जाएगा। एक और कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है? बेसिकली ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जिन पर बिल जो है लैप्स कर जाता है। अब देखते हैं जहाँ पर नहीं लैप्स करता है, समझ गए? डू नॉट लैप्स वो क्या है? एक तो हमने देख लिया ये जॉइंट सेटिंग वाला, कि जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेटिंग कर दे
ठीक, ज्वाइंट सिटिंग कर देता है। दूसरा एक और है, जब जब क्या होता है कि बिल राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन पास नहीं हुआ लोकसभा से। एक पेंडिंग तो है राज्यसभा में, पेंडिंग तो है राज्यसभा में, लेकिन नॉट पास्ड बाय लोकसभा, लेकिन उसकी उस पर लोकसभा की छत्र छाया नहीं पड़ी है, इसलिए वो लैप्स नहीं होता है। और एक कंडीशन और है कि दोनों हाउस के द्वारा तो पास हो गया, लेकिन वो एसेंट दोनों हाउस के द्वारा पास हो गया, लेकिन उसमें एसेंट की जरूरत है अभी ऑफ द प्रेसिडेंट। इन 3 केसेस में लैप्स नहीं होता है और इन 2 केसेस में लैप्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हर हाल में याद नहीं, हमें ये तो रटना ही चाहिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, तो चलिए देख लेते हैं कि मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। Propagation of a house by the President of India does and require advice of the Council of Minister, कि जब हाउस का प्रोपेगेशन करना है, या प्रोपेगेशन, यार ये वर्ड थोड़ा यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, ये प्रोपेगेशन नहीं होगा, ये प्रोरोगेशन होगा, सॉरी, प्रोरोगेशन होगा यहाँ पर, प्रोरोगेशन, ये क्या होगा, प्रोरोगेशन। आप इसको सही कर लीजिएगा। प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस by President of India does and require the advice of the Council of Minister, कि जो हाउस को प्रोरोगेशन करने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। यस, ये तो स्टेटमेंट सही है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, हम पढ़ते हैं यार लक्ष्मीकांत में। सेकंड, प्रोपेगेशन ऑफ ए हाउस टू जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned signed die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which in session। इसमें ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ भी ये प्रोरोगेशन होगा, प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस टू जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned signed die। तो प्रोरोगेशन तब किया जाता है जब हाउस adjourned signed die जाता है, मतलब प्रोरोगेशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल खत्म हो जाना सेशन, ठीक है। और ये कब किया जाता है, जब एडजर्न साइंड आई हो जाता है सेशन, मतलब कि वो इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या हो जाता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए वो टाल दिया जाता है सेशन, उसके बाद प्रोरोगेशन होता है। लेकिन बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इन सेशन, लेकिन कोई ऐसी चीज़ प्रेसिडेंट को रोकती नहीं है कि वो जो सेशन में हो तब भी प्रोरोगेट कर सकता है, समझ गए, कि मतलब कोई भी चीज़ उसको नहीं रोकेगी, वो हाउस को तब भी प्रोरोगेट कर सकता है जब जो हाउस है हमारा सेशन में हो, प्रेसिडेंट तब भी कर सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, समझ गए। और थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बोला है कि जब लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है वो प्रेसिडेंट को जाता है, और फिर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल उसमें भी क्या होता है, क्या उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस होती है, यस बिल्कुल सही है। तो थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है, और सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, सी। अब मुझे बताइए जो प्रोरोगेशन है, जो प्रोरोगेशन की मैंने बात की, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आप ये बताइए, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। ये आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 85, ठीक है, ये आर्टिकल 85 में मेंशन है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फर्स्ट, तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग था। फर्स्ट क्या था इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फर्स्ट, हमारा रॉन्ग था ना। तो प्रोरोगेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय मिनिस्टर डज नॉट रिक्वायर, यार यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हुई है,
इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इस क्वेश्चन में डज नॉट था, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, या डज नॉट था, प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये डज नॉट होगा। और डज नॉट होगा, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। अगर हम इसमें बोल देते कि डज रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तभी हमने सही माना था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, इसका राइट आंसर सी दिया था ना, इसलिए यहाँ पर डज नॉट आप लगा लीजिएगा, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह नहीं हो, समझ गए। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, उसके लिए हम अभी जाते हैं, हम चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैंने आपको आर्टिकल बताया, आर्टिकल 85, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट। मनी बिल से रिलेटेड हमें देखना है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम एक स्टेटमेंट भी रॉन्ग ढूंढ लेते तो हमारा काफ़ी हद तक आंसर आ सकता है। फर्स्ट, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मान लीजिए कि हमें ये पता नहीं, चलिए अभी होल्ड करते हैं। सेकंड, ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ठीक है, अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्ट बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय राज्यसभा। यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, बोला है कि हर हाल में जो भी रिकमेंडेशन या जो भी अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए हैं राज्यसभा के द्वारा वो लोकसभा को मानने हैं, और वो मनी बिल है। ये तो थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है ना हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फोर्थ को हम इनकरेक्ट अगर मानेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर चला जाता। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, भाई द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव। देखिए ये स्टेटमेंट देखिए और ये देखिए, बोला है कि राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल, या तो वो अप्रूव कर ले या फिर सजेस्ट करे चेंजेस को, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। जब रिजेक्ट नहीं कर सकती, और यहाँ पर क्या बोल रहा था कि हैव टू एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, जो भी अमेंडमेंट्स राज्यसभा के द्वारा दिए जा रहे हैं, दोनों आपस में ही कंट्रोलरी है ना, तो इसलिए ये तो हमारा इनकरेक्ट था। कैन ईदर अप्रूव लेकिन कैन नॉट रिजेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मनी बिल जब भी होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये भी सही बात है। और 109 मेंशन करता है, तो हमारा 2 और 3 साथ में जाना चाहिए, 2 और 3 इसमें भी है, लेकिन हमारा कोई काम बन नहीं रहा, इसलिए हम फर्स्ट भी देखेंगे। आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन द रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल, ये भी हमारा सही है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये 109 यहाँ पर दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये भी आर्टिकल 109 में मेंशन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। एथिक्स कमेटी रिलेटेड, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। चलिए ये मान लीजिए हमें पता नहीं है या नहीं। देखिए हमें 3 स्टेटमेंट हो, जब भी ये 3 स्टेटमेंट आएंगे ना हमें ऑप्शन देखने हैं हमेशा। इसमें बोल रहा है कि ये 1 2 मतलब मैक्सिमम 2, एक तो मतलब 2 तो हर हाल में सही है, इसमें करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, 2 तो हर हाल में सही है। मान लीजिए कि मुझे पहला ऑप्शन नहीं आता, इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। दूसरे पे चलते हैं, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा। भाई ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। मान लीजिए कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है तभी वो कंप्लेंट कर सकता है किसी अनएथिकल कंडक्ट की किसी भी मेंबर के। मतलब अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है तो अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूँ तभी मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ये तो थोड़ा हमें
लॉजिकली भी रॉन्ग लग रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि अनएथिकल वर्क पे तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है ना, इसमें मेंबर होने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सेकंड को यहाँ पर रॉन्ग मानता हूँ, तब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर गया, सेकंड भी गया और थर्ड भी यहाँ पर गया। आंसर 1C तुरंत आ गया यहाँ पर। समझ गए? ये होता है एप्टीट्यूड और ये होता है हमारा एलिमिनेशन। इस तरीके से वर्क करता है। एक स्टेटमेंट आपने रॉन्ग ढूंढा, आपका आंसर आ गया, टिक करिए, आगे बढ़िए। अब आपको ये पता नहीं कि यार इनिशियली एडहॉक कमेटी थी नहीं थी, या हमें थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की भी यहाँ पर नीड नहीं पड़ी। समझ गए? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब ये इनिशियल एडहॉक कमेटी थी, बिल्कुल। ये देखिए 2000 तक तो ये जो थी ना, ये 2000 तक एडहॉक कमेटी थी, एडहॉक कमेटी थी। और ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये भी हमें नाम ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हमारे स्पीकर थे जीएमसी बालायोगी। इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी। दिस कमेटी कैन नॉट, और इसके अलावा कुछ और ध्यान रखना है। हाँ, फिर ये परमानेंट कब हुई, परमानेंट ये कब हुई थी, 13 लोकसभा के अंदर 2015 में ये परमानेंट हो गई थी। समझ गए? बस इसमें हमें इतना ध्यान रखना, बाकी मेंबर और सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, उसमें इतना ध्यान नहीं देना। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब्जुडाइज। बिल्कुल एब्सोल्युटली ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं लिखती है जो कि किसी मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड हो, ठीक है, या फिर कोई मैटर्स हो दैट आर सब्जुडाइज, तो उस पर ये ऐसा कोई केस नहीं लेती है। ये भी थर्ड हमारा करेक्ट है। हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है D4। और कब कब हुए हमें ध्यान रखना है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन किस में मेंशन है, आर्टिकल 82 में मेंशन है डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो 82 में ये मेंशन है डिलिमिटेशन कमीशन। ये करता है डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्टेट का डिवीजन करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ठीक है, और ये जो एक्ट के अंदर हुआ था सेटअप, पार्लियामेंट एक्ट के अंदर एक सेटअप हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन। ये बस हमें ध्यान देना, जो कि फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट को बांटता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखिए थोड़ी सी बीच में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी समझने में। उसके लिए मैं फिर अगेन माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना हो। आप बने रहिए सीरीज़ के साथ में, और जो भी आपको डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी वहाँ पर दे सकते हैं। ये हमारी डीएमपी सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू हम सारे इसमें कवर करेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। और जिन 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 फ्रेंड्स ने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि ये पीडीएफ भी और सिंपल वाली पीडीएफ भी, जिसमें कि ये सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में बाय।